शार्लेट की शहबालियां इस बार सिर्फ 2 थीं, शार्लेट की दोस्त और वीरा। अमरहा को कहा गया था लेकिन उसने और साधना ने इनकार कर दिया। जॉर्डन के खानदान की नाजुक मिजाजी ने उन्हें बरहम कर दिया था। उन्हें उन सब की नज़रों में आने की ख्वाहिश नहीं थी। शार्लेट दुल्हन बनकर आई तो अमरहा ने देखा कि दुल्हन के बाद सबने जिस चेहरे को देर तक देखा वो वीरा का था। उसने हल्का अर्गवानी ऑफ शोल्डर फ्रॉक पहना था और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अगर ब्लैक आउट के दिनों में उसे किसी इमारत की चोटी पर बिठा दिया जाता तो वो आधे शहर को अपने हुस्न की चकाचौंध से मुनव्वर कर देती। वीरा ने इतनी खूबसूरती का क्या करना है? अमरहा ने देखा कि दूर खड़े आलियान ने भी वीरा को देखा और अमरहा ये सोचे बिना रह नहीं सकी। अगर वीरा सहराए गोबी की तरफ का सफ़र इख्तियार कर ले और सहरा में भटक जाए और प्यासी प्यासी अमरहा उसे ये बद्दुआ दिए बगैर नहीं रह सकी। वो ये करने पर मजबूर थी। 2 खानदान एक जगह मौजूद होकर भी कैसे अलग अलग रहते हैं, ये शार्लेट और जॉर्डन की शादी में देखा जा सकता था। तनाव मौजूद था और खुशी के बजाय घबराहट हो रही थी। वो सब आपस में धीमी आवाज़ों में बातें कर रहे थे और मुस्कुराने में इस कदर कंजूसी कर रहे थे कि कहीं उनकी मुस्कुराहटों का गलत मतलब न निकाल लिया जाए। उनके बेशकीमत लिबास, जेवरात, उनके हाथों की हरकत, उनके लबों का वाह होना कुछ ऐसा था कि सांस घुटने लगता। वो एक शादी में शरीक होने से ज़्यादा किसी नीलामी में शरीक हुए लगते थे जहां वो अपने रुतबे की बोली सुनने आए हों। शादी की रस्म शुरू हो गई और जब अंगूठी पहनाने की बारी आई और दुल्हा ने अपने शहबाले की तरफ हाथ बढ़ाया कि अंगूठी उसे दी जाए तो शहबाले ने अपनी जेबें टटोलनी शुरू कर दी। अंगूठी तो नहीं है, राफेल ने वह हाथ उठा दिए। तुम देखो, शायद तुम्हारे पास हो, उसने दूसरे शहबाले से कहा। उसने भी अपनी जेबें टटोली और हाथ उठा दिए। मेरे पास भी नहीं। दोनों ने ये हरकत करते काफी वक्त लिया था। पादरी बेजारी से उन्हें देख रहे थे। तुम देखो, शायद तुम्हारे पास हो, दूसरे शहबाले ने तीसरे से कहा। तीसरे ने भी खुद को टटोला और इस बार जॉर्डन के अंकल से कहा, आपके पास तो नहीं है अंकल? मेरे पास भी नहीं है। अंकल ने भी अपना कोट कंगाला और साथ बैठी आंटी जूलिया से यही कहा। आंटी जूलिया ने अपना पाउच और हाथों की अंगूठियां देखी और अगली खातून से कहा, आपके पास तो शायद। अगली खातून ने भी कमोबेश यही कहा और अपने से अगले की तरफ इशारा कर दिया। आगे से आगे, कितार दर कितार वो अपने से आगे बैठे को इशारा करने लगे। पादरी साहब हद से ज्यादा बेजार हो चुके थे। दुल्हन रो देने को हो रही थी। लेडी मेहर अपनी नम आंखें छुपा रही थी। ये लोग वाकई शार्लेट को पसंद नहीं करते। 8 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। उनकी तलाशियां ही खत्म होने में नहीं आ रही थीं और फिर आखिरकार जब उनके एक एक बूढ़े, औरत, मर्द, लड़के, लड़की और बच्चे ने खुद को कंगाल डाला और कोई एक भी न बचा तो अंगूठी नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। वो एक आवाज चिल्लाए। सकूत छा गया। तनाव और बोझलपन और बढ़ गया। शहबाले राफेल ने छींक मारी और अंगूठी उसके मुंह से निकलकर बाहर गिरी, जिसे उठाकर उसने दुल्हा को दिया। शादी की रस्म हो गई। लेडी महक के चेहरे के सारे रंग उड़े ही रहे। शादी में हंसी, मजाक, शरारत, वेडिंग प्रैंक मामूल का हिस्सा है, लेकिन इस मजाक पर हिद तक गालिब थी। उन्हें शार्लेट के साथ के सलूक पसंद नहीं आया था। आलियान उन्हें लेकर जरा दूर चला गया और जब वापस लाया तो वो मुस्कुरा रही थी। रात की तकरीब कले के अंदर उसी हॉल में थी, जिसे सफ़ेद और बनफशी रंग के इम्तजाज से ख्वाबनाक बनाया गया था, जैसे किसी कदीम शहजादे की खुशियों के नाम जाम लहराए जा रहे हों। कार्ल और आलियान शादी की तकरीब के दौरान से ही गायब थे। उसे उन दोनों के गायब हो जाने की समझ नहीं आई, बल्कि कार्ल तो ऐसे तैयार होकर आया था जैसे उसी की शादी हो। अमरहा को कार्ल के जाने की खुशी थी। उसने साधना और एनॉन के साथ इंग्लिश तर्ज पर गोल गोल घूमने की कोशिश भी की थी। अभी केक नहीं काटा गया था। शार्लेट काफी मुरझाई हुई सी लग रही थी। बहरहाल
केक की ट्रॉली लाई गई और उससे पहले कि वो दोनों केक काटते, हॉल का दरवाजा दहशतनाक अंदाज से खुला और एक पागल दीवाना शख्स भागता हुआ शार्लेट की तरफ आया, जिसे देखते ही शार्लेट ने चीख मार दी और इतनी शिद्दत से मारी कि हाल का माहौल साकित हो गया और सब उसे देखने लगे। और ठीक उसी दौरान उस पागल ने सर से हाथ ऊपर उठाकर पिस्टल से फायर किया। फ्रीज, किसी ने बात बराबर भी जंबिश की तो मैं उससे गोली मार दूंगा। फायर की आवाज से सहम कर चीखों से गूंजता हाल सन्नाटे से भर गया। तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो शार्लेट, वो चिल्लाया और पिस्टल का रुख जॉर्डन की तरफ कर दिया। तुम शादी कर रही हो, तुम शार्लेट, तुम ये सब। शार्लेट बुरी तरह से सहम गई और जॉर्डन तो था ही एक्टर, वो ऐसे सहमा कि जरा दूर खड़ी उसकी माँ से दिल का दौरा चंद इंच के फासले से गुजरा। ये पागल खाने से कैसे भागा? हाल में से किसी की आवाज उभरी और वो खुद भी। वो साई था जो इस पागल की तरफ बढ़ रहा था। अपनी जगह पर वापस चले जाओ वरना मुझे अपने इस हाथ की उंगली को जहमत देनी पड़ेगी। उसने शर्ट के अंदर से दूसरा पिस्टल वाला हाथ निकाला और उसकी तरफ तान कर कहा। पहला पिस्टल बदस्तूर जॉर्डन पर तना था। चले जाओ यहाँ से मैक, साई करीब जाते चिल्लाया। अमरा ने हैरत से साई को देखा। भला इसका क्या काम? ये तो शार्लेट को जानता भी नहीं था और इस पागल ने अपनी उंगली को जहमत दी और फायर कर दिया। गोली साई के बाजू में लगी और खून की धार उसके बदन से फूटी, वो वहीं गिर गया। साई, अमरा ने चीख मार दी और उसकी तरफ लपकने लगी कि वीरा ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। हमेशा गड़बड़ करती हूँ, बैठ जाओ वरना तुम्हें तो वो शौक से गोली मार देगा। वीरा ने एक हाथ उसकी कमर में दिया और एक उसके मुंह पर रखा और उसके कान में कहा, मैंने कहा ना कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वो हलक के बल धारा। उसका हुलिया ही ऐसा था कि हाल में सब दबक गए। सकूत छा गया। जरा दूर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें आने लगी और पुलिस के भी, यानी उनके बचाव के लिए लोग आ रहे थे। जल्द ही शार्लेट के साबका पागल आशिक को पकड़ कर ले जाएंगे। तुम तो मुझसे प्यार करती थी शार्लेट, और शादी वो किससे कर रही हो? पिस्टल का रुख जॉर्डन की तरफ रखकर वो उछल उछल कर चिल्लाया, इतनी ऊंची आवाज में कि उनके कानों के पर्दे हिल गए और खौफ से आंखें बंद कर लेने को जी चाहा। साई, अमरा उस दौरान ससक रही थी। मेरी जगह तुम किसी और को ले आई, उसने कहका लगाया। ठीक है, मैं अपनी जगह खाली करवा लेता हूँ। उसने जॉर्डन की कंपटी पर पिस्टल रखी। जॉर्डन की मामा और चंद दूसरी खवातीन की चीखें निकल गईं, जिसके जवाब में उस पागल ने पिस्टल का रुख उनकी तरफ करके हवाई फायर कर दिया। कोई आवाज नहीं। चलो शार्लेट मेरे साथ। मेरी शादी हो चुकी है मैक, जॉर्डन मेरा शौहर है। जॉर्डन तुम्हारा शौहर था, ये अभी मुर्दा होने जा रहा है। उसने था को लंबा खींचकर कहा। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम जैसे पागल इंसान के साथ एक मिनट के लिए नहीं रह सकती साइको। नफरत है मुझे तुमसे। शार्लेट ने भी हद कर दी। मुझे इससे नफरत है, मैं एक और मिनट इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। मैक ने भी हद ही कर दी। हॉल के अंदर भागते हुए 3-4 लोग आए। होली से वह अस्पताल के मुलाजिम लगते थे और पागलों का पागल नजर आता एक डॉक्टर, जिसकी आंखों पर बहुत बड़ा चश्मा था। मैक, छोड़ दो इसे, हमारे साथ वापस चलो। डॉक्टर जरा दूर से मोहतात अंदाज में चिल्लाया। हॉल वालों की नजरें अब डॉक्टर पर थीं। मुझे पागल समझा है क्या? उसने जुनूनी कहका लगाया और पिस्टल का रुख डॉक्टर की तरफ कर दिया। हिसाब किताब तो तुमसे भी बाकी है मेरे। तुम इसे मार डालोगे? डॉक्टर ने जॉर्डन की तरफ इशारा किया। शुक्रिया याद दिलाने के लिए कि मुझे इसे मारना है। तुम ये नहीं करोगे मैक, मैं ये करूंगा। मुझे कौन रोकेगा? तुम ये नहीं कर सकते, डॉक्टर चिल्लाया, यानी पागल को और भड़काया। मैं ये जरूर करूंगा। उछल उछल कर वो चलाने लगा। उसे देख देख कर खौफ और बढ़ने लगा और उस वक्त खौफ से दम ही निकल गया जब डॉक्टर ने उछलते मैक को गाफिल समझकर उस पर काबू पाने के लिए एकदम से हमला कर दिया। हमले की सूरत 2 फायर फौरी हुए। हॉल खवातीन की चीखों से गूंज उठा, जिनमें सबसे नुमाया चीख
जॉर्डन की मामा की थी। फायर के साथ ही हॉल की सभी बत्तियां बुझ गई। लोगों के उठने, गिरने, भागने की आवाजें भी आईं और जॉर्डन के कराहने और मामा जॉर्डन के चिल्लाने की भी। 1 मिनट से भी कम वक्त में ये हुआ। इतनी चीखों पुकार पर भी रोशनियां रोशन न की गईं, और जब रोशनियां रोशन हुईं तो केक के पास न मुर्दा दूल्हा था, न दुल्हन और उसका पागलखाने से भागा बॉयफ्रेंड, और ना ही इस पागल का पागल सा डॉक्टर। वो सब गायब थे। वो सब कहाँ थे? हॉल में नजरें गर्दिश कर रही थी। हॉल में ऑर्केस्ट्रा ने धुन छेड़ी और ऊंची छत तले बने वसील गोल दायरे नुमा अंधेरे डांस फ्लोर पर स्पॉटलाइट रोशन हुई और रोशनी चलती चलती एक जगह पर आकर रुक गई, दुल्हा और दुल्हन पर। जॉर्डन ने हाथ ऊपर उठाया, जिसे दुल्हन शार्लेट ने थाम लिया और गोल गोल घूमने लगी। दूसरी स्पॉटलाइट चलती 2 और लोगों पर आकर रुक गई, पागल कार्ल और डॉक्टर आलियान पर। उन्होंने सर को झुकाकर दाद लेनी चाहिए और दुल्हा दुल्हन की नकल उतारते गोल गोल घूमने लगे। रुके हुए सांस तनफ्फुर से बहाल किए गए। उन्हें गुमान तक नहीं हुआ था कि ये क्या हुआ है। दुल्हन वालों और दुल्हा के सिर्फ मर्दों ने खड़े होकर तालियां बजा बजा कर हॉल सर पर उठा लिया। कार्ल और आलियान के वेडिंग प्रैंक ने मैदान मार लिया था, कुछ को तो मार ही डाला था। अमरहा भी खड़े होकर तालियां बजा रही थी। आज उसे कार्ल अच्छा लगा था। वीरा ने उसके कान में सब बता दिया था। सिर्फ चंद घंटों में सब प्लान किया गया था। शार्लेट और जॉर्डन भी उनके साथ थे। कार्ल और आलियान का गेटअप ऐसा था कि अमरहा ने उन्हें बहुत देर में पहचाना। उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। पागलों से बढ़कर कार्ल पागल लग रहा था, तो इसीलिए हर 4 में से तीसरे को कार्ल होना चाहिए, हर 3 में से दूसरे को, और हर 2 में से पहले को थोड़ा थोड़ा कार्ल जरूर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छा लगा अमरहा ने मेरे लिए इतनी दर्दनाक चीख मारी। मुझे तो ये लगने लगा था कि प्रैंक उल्टा हमारे गले ही पड़ जाएगा। खवातीन की चीखों की हालत कुछ ठीक नहीं थी। मैं देख रहा हूँ कि बात बदलने में तुम काफ़ी माहिर हो चुके हो। तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि मुझे बात बदलनी पड़े या जिसका मैं जवाब देना ना चाहूँ। आलियान, मैं अच्छा बुरा सब सुनता हूँ, लेकिन सिर्फ वो कहने की कोशिश करता हूँ जो ठीक हो। मेरी बात गौर से सुनो आलियान। अगर मेरी जगह गोली तुम्हें लगती तो तुम देखते कि हॉल अमरहा की चीखों से गूंज उठता, और तुम ये भी देखते कि ये तुम्हारा वहम है। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं ना पालनी है मुझे। तुम साई पर वहम का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन अब मैं इससे आगे निकल आया हूँ। पलट कर देखो कि इसे पीछे छोड़ आए हो, और याद रखना हमें सिर्फ ये गुमान ही होता है कि हम आगे बढ़ आए हैं। सिर्फ गुमान। मैं चाहता हूँ उस गुमान के गलत साबित होने से पहले तुम खुद ही इसे गलत साबित कर दो। साई, हम खुद को कितनी भी बुलंदी पर खड़ा कर लें, कुछ लोगों के लिए हम हमेशा पस्तियों के बासी ही रहते हैं। अनदेखे पस्त दायरे जो हमारे गिर्द खींच दिए जाते हैं। हम नजर आए ना आए, उन लोगों की नज़र से ओझल नहीं होते। मैं इख्तराफ नहीं करूँगा तुमसे। तुम में ये खूबी है साई कि तुम हर बात को जल्द समझ जाते हो। आलियान ने उसके कंधे को थपक कर कहा। आलियान, मैं बात को नहीं, जिस हालत में वो बात की जाती है बस उसे समझ जाता हूँ, और तुमसे भी यही कहूँगा, इस हालत को समझने की कोशिश किया करो जिसमें नापसंदीदा बातें की जाती हैं। मेरा ख्याल है हमें सब छोड़ देना चाहिए और पुरसकून हो जाना चाहिए। क्या तुम मुझे इजाज़त दोगे कि मैं कोई और बात करूं? साई ने ठंडा सांस लिया। तुम चाहते हो तो ठीक है, करो कोई और बात। क्या तुमने कभी किसी का इंतज़ार किया है कि वो तुम्हारे पास आए और तुम उसे सुनो? बहुत से हैं और उनमें से एक कार्ल है, लेकिन मैं जानता हूँ वो कभी मेरे पास नहीं आएगा। हाँ, वो कभी नहीं आएगा। वो खुद पर यह नौबत ही नहीं लाएगा। जानते हो, वो अपना इतना बड़ा मदाह है कि अपने कमरे में लगे शैतान के पोस्टर के पास खड़ा होकर कह रहा था कि कार्ल के बाद मैं तुम्हारी जहानत का मदाह हूँ। शैतान कहता होगा, खुद से पहले मैं भी तुम्हारा ही मदाह हूँ जनाब कार्ल। कहकर साई और आलियान
देर तक बच्चों की तरह हंसते रहे। जनाब कार्ल कहीं और दिल ही दिल में कहके लगा रहे थे, एन तुम बैठते बैठते इतनी मोटी कैसे हो गई? एकदम से साइकिल उसे वजनी लगने लगी थी। मोटी नहीं, मोटा। नीली आंखों को मटकाकर वो मुस्कुराया। अपने खच्चे के सच हो जाने के खौफ से उसने गर्दन मोड़कर देखा। उसके पीछे कार्ल बैठा था और एन जरा दूर खड़ी दांत निकाल रही थी। क्या हुआ अमरहा, चलाओ ना साइकिल। खड़े होकर उसने साइकिल को झटका दिया कि वो गिर जाए। भला वो कोई आलियान था जो झट से गिर जाता। वो आराम से उठकर खड़ा हो गया। अगर तुम मुझे अपनी साइकिल के पीछे बिठा लो तो मैं इस वक्त तक बैठा रह सकता हूँ, जब तक पाकिस्तान ना आ जाए। हत्ता कि चांद तक ले जाना चाहो तो भी मैं तुम्हें उस वक्त तक जरूर बिठाए रख सकती हूँ, जब तक जहन्नुम ना आ जाए। ठीक है, अपने ठिकाने तक ले चलो, आगे जन्नत तक मैं पैदल चला जाऊंगा। अमरहा पैदल ही साइकिल लेकर आगे आगे चलने लगी। उसके होते वो उसे चलाने की गलती नहीं करना चाहती थी कि उसे ऐसे गिरा दे कि वो बिस्तर से ही ना उठ पाए। मैं देख रहा हूँ कि तुम अच्छी साइकिल चला लेती हो, एक रेस हो जाए। अमरहा को उसकी बात पर हंसी आई, लेकिन वो हंसी नहीं, संजीदगी से आगे चलती रही और वो साथ आने से बाज न रहा। तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो, चलो मैं तुम्हारी इस हरकत को नजरअंदाज करता हूँ। सुनो, चंद सालों बाद मैं मेयर बन जाऊंगा, फिर बहुत जल्द ही वजीर आजम। फिर मेरा इरादा तीसरी आलमी जंग शुरू करवाने का है, ताकि तुम जैसे बेकार और डरपोक लोग खत्म हो जाएं। तुम समझ ही रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझ जैसी आलमी शख्सियत जिस पर कई हजार किताबें लिखी जा रही होंगी और जो कई मुल्कों की पुलिस और फौज को मतलूब होगा। अमरहा ने मासूमियत से उसकी बात मुकम्मल की। तुम्हें मुझे टोकना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो मैं तुम्हें इस हरकत पर माफ करता हूँ। तो मुझ जैसी बेमिसाल शख्सियत से हार जाना भी बहुत ज्यादा काबिल फख्र होगा। तुम्हें ये एजाज हासिल कर लेना चाहिए। यूनी में तुम इस फख्र को हासिल करने का एजाज दूसरों को क्यों नहीं देते? मैं अपने मुकाबले में आम लोगों को नहीं लाता, इसी पर खुश हो जाओ कि तुम खास हो। तुम और आलियान एक रेस क्यों नहीं लगाते? मैं आलियान पर शर्त लगाना चाहती हूँ। तुम आलियान की सपोर्टर हो। आई सी, बिल्कुल, अभी भी हमेशा रहूंगी। बेचारा आलियान, दी ग्रेट आलियान। उसने गर्दन का फकरिया उठाकर कहा कि कार्ल देखता ही रह गया। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उससे हसरत रखता हूँ, ना उससे हराने की ख्वाहिश। मैं उसे कई बार हरा चुका हूँ। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम दोनों की दोस्ती करवा सकता हूँ। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक नहीं होना चाहिए। उससे दोस्ती करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद नहीं लेनी चाहिए। ये मेरे दिमाग के बाएं हिस्से का मशवरा है। मुझे इस बाएं हिस्से के मशवरे पर शक नहीं करना चाहिए। रेस तो होगी अमरहा, वरना तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। देखते रहो ख्वाब। वो साइकिल लेकर चली गई। मैं ख्वाब नहीं, ताबीरें देखता हूँ, वो भी खुली आंखों से। मैं भी सिर्फ ख्वाब नहीं, डरावने ख्वाब देखती हूँ, वो भी खुली आंखों से। जब जब तुम्हें देखती हूँ, वो चिल्लाई, और ये जा वो जा। दादा आजकल बहुत खुश रहते थे, जैसे वो मिल गया हो जिसकी तलाश थी। वो पूछती तो हंस कर खामोश हो जाते। उनके ऐसे अंदाज के बाद उसे बेसुकूनी सी रहती। वो क्लास में तवज्जो से लेक्चर सुन पाती, न स्टोर पर ठीक से काम हो पाता। दादा के रवैये उसे सहमा देते, इतना कि वो बिजनेस डिपार्टमेंट की तरफ जाते जाते पलट आती। मैं कई बार मिल चुका हूँ उससे और मैं बता नहीं सकता कि मैं किस कदर खुश हूँ। मैं उसे तकरीबन हर तरह से आजमा चुका हूँ। अभी मैंने घर में बात नहीं की। उससे पहली बार दादा की आवाज भद्दी लगी और अल्फाज बदनुमा। आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए दादा। वो बहुत मुश्किल से ये कह पाती। वो हैरान हुए। तुम शर्मा रही हो तो नहीं करता? बिल्कुल नहीं, बस मुझे तालीम मुकम्मल करने दें। शादी तुम्हारी डिग्री के बाद ही होगी अमरहा, मेरी शादी नहीं होगी। मुझे शादी नहीं करनी। शहरियार बहुत रोशन ख्याल है, और वर्ल्ड बैंक का सदर और किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर ही क्यों ना हो। तो तुम फैसले का इख्तियार अपने हाथ में रखना चाहती हो?
दादा का अंदाज ऐसे संजीदा हो गया कि पहले कभी नहीं हुआ होगा। दोनों के दरमियान सकूत छा गया, जिससे दादा के खदशात की तस्दीक हुई। ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे ये तवक्का नहीं थी। मैं सिर्फ हाँ ना का इख्तियार इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं तुम्हारी ना से भी वाकिफ हूँ और हाँ से भी अनजान नहीं। मुझे पागल मत बनाओ। तो आप चाहते हैं मैं खुद को पागल कर लूँ? वो झिटक कर बोली। एक बार फिर सकूत दोनों के दरमियान तन गया। दादा उसके अंदाज पर दंग रह गई। कौन है वो अमरा? पाकिस्तानी, अमरीकी, मिस्री, रूसी, बरतानवी? कौन है वो? मुस्लिम, गैर मुस्लिम? जो कोई भी है मुझे बताने लगो तो उसका हसब नसब हाथ में रखकर बैठना। तुम्हें मुल्क से बाहर पढ़ने की इजाज़त दी थी, बगावत की नहीं। जानती हो ना, तुमसे मुतल्लिक सब मुझसे सवाल करते हैं। ये भी जान लो तुमसे पहले उंगलियां मुझ पर उठेंगी। दादा का अंदाज भी तेज था और आवाज़ भी। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिग्री ले लो फिर बात करते हैं। हसब नसब हाथ में लेकर बैठना। कितने ही दिन कितनी ही बार उसने सर को झटका, लेकिन वो इस फिक्रे की गूंज से जान नहीं छुड़ा सकी। उसके दिल पर उस पहाड़ का बोझ आ गिरा जिसे कभी सर न किया जा सका हो। यूनी में वो आलियान के रास्ते की तरफ जाती और पलट आती। क्या फायदा, खुद से कहती भी और पूछती भी। सेमेस्टर खत्म होने को था, लेकिन जिंदगी तो खत्म नहीं हो रही थी ना। और फिर ऐसे लोगों की जिंदगी वैसे भी बहुत लंबी हो जाती है, जो मनचाहे रास्तों की तरफ जाते भी हों और पलट आने पर भी मजबूर हों। वही लोग जो बेइख्तियार होकर जाते हैं और किसी इख्तियार वाले के खौफ से लौट आते हैं। सफ़र शुरू करते हैं ना ख़त्म, पाबंद रहते हैं ना आज़ाद। उसने सेफ रूम में जाकर कई नोट दीवारों से चिपका दिए। काश अल्लाह इंसान की अजमत और पस्ती उसकी पेशानी पर कुंदा कर दे। ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा नहीं। फिर हसब नसब, खानदान, ज़ात, मजहब पर सवाल न उठे। वो काली स्याही से सुनहरी हरूफ लिखती जाती। मुझे अफसोस रहेगा कि कायनात की बेहतरीन चीज़ उठा लेने का इख्तियार मेरी हथेलियों को नहीं दिया गया। फिर उसने ये भी लिखा कि लाचारी और बेबसी अपने अरूज पर है। मैं अपनी आंखों को माइल होने और कानों को मतवज्जा होने से रोकने से माजूर हूँ। समय और बसी हिस्से मेरे इख्तियार से पहले निकली और फिर मुझे ये याद न रहा कि कभी ये मेरे हल्का इख्तियार में भी थी। मैं दुनिया में किसी भी इंसान को ठीक ठीक ये समझा नहीं सकूंगी कि अपनी ही चीज़ों का अपने इख्तियार से निकल जाना कब होना शुरू हो जाता है और फिर उसे ख़त्म कर देना मुमकिनात में से एक हो जाता है। मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, नामुमकिनात की तरफ पेशकदमी कैसे करूँ? मुझे रुक जाने का अंदियाना दिया जाए, मुझे चलते रहने की नवीज़ सुना दी जाए। कोई सजदों में सर झुकाए और सिर्फ मेरे लिए हाथ उठाए। मैं यहाँ वहाँ पाबंद हूँ, वो मुझे आज़ाद करवा ले जाए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।